Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, students. How are you? आपको आवाज आ रही है मेरी? सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप लोगों की दुआएं हैं। ओके। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई इशू तो नहीं है? लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था पैथोफिजियोलॉजी का। उसमें हमने पैथोलॉजी को और पैथोफिजियोलॉजी को डिफाइन किया था। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी पैथोलॉजी की। ठीक है जी, पैथोफिजियोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की थी। कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या क्या होता है उसकी प्रोसीजर, पीसीआर और डीएनए एरे वगैरह, माइक्रो एरे वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो सेकेंड ईयर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है, किसी ने कुछ पूछना है लास्ट लेक्चर में, अगर किसी को समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क। आई विल शेयर योर स्लाइड टुडे। Okay. Today our topic of presentation is infection and its mechanism. ठीक है जी, आप लोग इसमें इन्फेक्शन के बारे में लर्न करेंगे और उसकी पैथोलॉजी, उसकी पैथोफिजियो किस तरह से डेवलप होती है, लाइक उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो साथ साथ पूछ लीजिएगा अगर किसी को कोई मसला हो तो। ओके। निम्रा आस्किंग अबाउट प्रेवलेंस। प्रेवलेंस में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो प्रीवियस लेक्चर्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं, किसी भी मेडिकल डिजीज के होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये प्रेवलेंस है। और प्रेवलेंस में ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ केसेस को लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं हम। टोटल जो पॉपुलेशन होती है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो प्रेवलेंस निकल आती है। फॉर एग्जांपल आपको डेली फिगर में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसकी जो है न्यूज़ में बताया जा रहा होता है, या WHO की जो डेली अपडेट्स हैं उसमें भी आ रहा होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे उसके कितने जो हैं केसेस ऐड होते जा रही हैं और प्रीवियस वाले कितने हैं और डेली कितने हैं। ठीक है जी। जो प्रीवियस वाले यानी कि कल तक के जो केसेस होंगे वो हमारी प्रेवलेंस में आते हैं, और जो आज न्यू ऐड हो जाते हैं वो इंसिडेंस केसेस में आते हैं। ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रेवलेंस है। क्लियर है? आवाज़ क्लियर है आप लोगों को स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको आवाज़ क्लियर नहीं है। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड द फर्दर लेक्चर। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन है। यहाँ पे हम डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्शन क्या है, लर्न करेंगे इन्फेक्शन के बारे में, व्हाट इज इन्फेक्शन। आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस टॉपिक में जो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की होंगी, आप लोगों ने लर्न की होंगी। तो हम इन चीज़ों को रिव्यू करेंगे। ठीक है जी। तो डेफिनेशन अगर आप देखें, इन्फेक्शन में बी डिफाइंड एज लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शन एजेंट इन द बॉडी। ठीक है जी। लॉजमेंट और मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि एक दफ़ा उसने एंटर हो जाना है बॉडी में, वहाँ पे उसने अपना
अपनी प्लेस बना लेनी होती है और बाद में उसी एरिया में इन्फेक्शन जो इन्फेक्शियस एजेंट होंगे वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये इन्फेक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन अगर हम देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द प्रोसेस थ्रू व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डिजीज इन्वॉल्व सेवरल और ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। ठीक है जी, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो डिजीज कॉज करेंगे, उसमें दो दो स्टेप इन्वॉल्व होंगे, स्टेजेस जो इन्वॉल्व होंगे, उसको हम कहते हैं ये मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन है। अब हम डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो इसके लर्न करेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस हो सकते हैं इसमें, किस तरह से इन्फेक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। सबसे पहले है जी इनकाउंटर, देन है क्लोनाइजेशन, उसके बाद है पेनिट्रेशन, देन है स्प्रेड और लास्ट पे है डैमेज। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि जिसके थ्रू जो है इन्फेक्शन का जो है मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो जो है ना अपना इफेक्ट शो करता है। अब कि अच्छा एक चीज़ है आपने इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, एक तो है मैकेनिज्म और दूसरा उसका है जी स्टेजेस, डिजीज के स्टेजेस आएंगे। ठीक है जी, ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में हम 5 हैं चीज़ें, 5 स्टेप्स हैं जिसमें फर्स्ट वन है जी इनकाउंटर, देन है क्लोनाइजेशन, पेनिट्रेशन, स्प्रेड और डैमेज। ठीक है जी, चलें जी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। encounter, what is mean by encounter? Okay, the initial contact with a given microbial species is critically important। ठीक है जी, यानी कि encounter का मतलब होता है कि उसका infectious agent का हमारे बॉडी के साथ contact किस तरह से होगा, उसको हम कहते हैं कि ये encounter है। ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि क्या सोर्स है, किस सोर्स से जो है वो इन्फेक्शन है वो हमारे बॉडी तक पहुंचा है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें भी एंडोजेनिस यानी कि इंटरनली भी हो सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म हमारे कुछ हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा पाई जाती हैं, तो वो अगर उनको उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, अगर वो अपॉर्चुनिस्टिक हो गए हैं और उनको इस तरह का एनवायरनमेंट मिला है तो वो भी एंडोजेनिक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड ड्यू टू द ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द बॉडी या एक्सोजेनिक सोर्स में भी हो सकते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है किसी कम्युनिटी इन्फेक्टेड सोर्स को आप टच करते हैं या वहाँ से हो सकता है, या और डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू वो बॉडी में एंटर हो सकता है, इनहेलेशन, इंजेक्शन के थ्रू, तो उसमें भी इन्फेक्शन जो है वो बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, उसमें भी इनकाउंटर कर सकता है। ठीक है जी, और दो मेन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन है, वो एक ह्यूमन है, दूसरा एनिमल्स है। अब इन दोनों में ही इसके थ्रू ही जो है वो ट्रांसफर हो सकता है इन्फेक्शन। जैनब आप अपना इंटरनेट कनेक्शन टेस्ट करें ताकि आपको साउंड क्लियर आए। ठीक है जी, ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं। देन है इंसेक्ट्स और इन्वायरमेंट, ये भी जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, लेकिन मेजर जो सोर्स हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं। इंसेक्ट्स और इन्वायरमेंट से भी हो सकता है। द मेजर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, अब मेजर रूट्स कौन कौन से हैं ट्रांसमिशन के, एक तो डायरेक्ट होते हैं, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है जी, डायरेक्टली भी किसी चीज़ को टच किया, किसी एनिमल को टच किया तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है उसका, और जो है इसमें इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। ठीक है जी, इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और गोनोरिया वगैरह। इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होती हैं वो ज़्यादातर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होती हैं। ठीक है जी, और इसमें इसके अलावा जो है आप किसी इन्फेक्शियस एजेंट को जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली टच कर लेते हैं किसी सर्फेस को, किसी प्लेस को, किसी एनिमल को, तो उसके थ्रू भी जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसमें आ जाता है। और इनडायरेक्ट वो है जिसमें आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करती, लेकिन वो किसी रूट के थ्रू, किसी सोर्स के थ्रू आपके बॉडी में चला गया तो उसको हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट। देन है जी इनहलेशन, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं लंग्स में और रेस्पिरेशन इसमें इन्वॉल्व होती है ज़्यादातर, और इसमें जैसे कि कॉमन कोल्ड और निमोनिया के इन्फेक्शन वगैरह आ सकते हैं, ये इनहलेशन के थ्रू जाते हैं।
हाँ जी, डायरेक्ट में टच करते हैं और इनडायरेक्ट मैंने वही बताया कि आप डायरेक्टली तो उसको टच नहीं करते, लेकिन उसमें कैरियर होता है, कैरियर जो कि आप तक जो है इन्फेक्शन को लेके जाता है, ठीक है जी। इसी तरह इंजेक्शन है जो कि हमारा ओरल फूड आ जाता है, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, इसमें कॉलरा वगैरह हो गया, ठीक है जी। इस तरह की जो रूट बीमारियां हैं वो इंजेक्शन के थ्रू हो सकती हैं। नेक्स्ट है इनोकुलेशन, फॉर एग्जांपल टेटनस और मलेरिया वगैरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो इनोकुलेशन के थ्रू हो सकते हैं। और कुछ कंजेंटल होते हैं जो कि बाय बर्थ होते हैं और कंजेंटली इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि कंजेंटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और ज़्यादातर जो कंजेंटल इन्फेक्शन होते हैं वो मदर से कैरी किए होते हैं, बच्चों ने सिलस हो गया, गोनोरिया हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, इस तरह की सेप्टिसीमिया और इस तरह के जो मैटरनल सर्कुलेशन जो है एक्चुअली वो फीटल सर्कुलेशन को भी स्पॉट करती है। तो अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है तो वो जो है डायरेक्टली एचआईवी हो गया, एड्स, इस तरह के इन्फेक्शन भी जो है वो डायरेक्टली प्लेसेंटा के थ्रू पास करके तो फीटल को इफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा जी, वो तो टेस्ट हासिल किया और बॉडी में किस तरीके से किस रूट के थ्रू आया वो सारा एनकाउंटर में आता है, ठीक है जी। अब इसमें नेक्स्ट है जी क्लोनाइजेशन। एक दफा इन्फेक्शन बॉडी में एंटर हो गया तो फिर क्या होना है, उसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है, उसकी क्लोनाइजेशन होनी है, उसको हम कहते हैं क्लोनाइजेशन। The initial encounter with a new microbial species may result in nothing more than short-lived contact with an external body surface। ठीक है जी। जो इनिशियल इनकाउंटर होता है न्यू माइक्रोबियल स्पेशीज के साथ, ठीक है, जिसके साथ जो इनिशियल होता है उसमें अगर तो वो एक्सटर्नल बॉडी सर्फेस के साथ शॉर्ट टाइम के लिए है तो उसमें वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए होगा तो फिर वो बॉडी में इन्वेड करेगा ज़्यादा इन्फेक्शियस एजेंट और फिर वो वहाँ पे सीरियस किस्म के इफेक्ट्स जो है ना वो शो करेगा। द माइक्रोऑर्गेनिज्म नीड्स टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई अंडर लोकल कंडीशन, ठीक है जी। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको कोई सर्वाइवल के लिए, जैसे बैक्टीरिया, ग्राम पोस्टिन है, ग्राम नेपी है, वाइसिस हैं, पैरासाइट्स हैं। अब आपने पढ़े होंगे माइक्रो में कि इनको सर्वाइव के लिए एक स्पेसिफिक जो है इन्वायरमेंट चाहिए होता है, फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। अगर उनका वो जो उस एरिया का टेम्परेचर और पीएच जो है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल है तो वो इजीली ग्रो करेंगे। अगर फेवरेबल नहीं है तो वो इजीली ग्रो नहीं करेंगे। कुछ बैक्टीरिया है वो हीट लायबल होते हैं, कुछ जो है वो हीट स्टेबल होते हैं। तो जो हीट स्टेबल होंगे वो ग्रो कर लेंगे, अगर हीट ज़्यादा है उस एरिया में, अगर हीट लायबल हुए तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। It most successfully complete engage and establish indigenous microbial and resist local defense mechanism। ठीक है जी, ये जो इंडिजियस माइक्रोबियल होता है उसमें इसके एंगेज जो है ना कम्पीट करते हैं और रेजिस्ट करते हैं, लोकल डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है जितना भी होते हैं उसके एंगेज जो है ना वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इन्फेक्शन हुआ कोई तो क्या होना है, प्रो इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और वो क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेशन को फिर प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, वार्म फील होगा बॉडी एरिया, ठीक है। तो जैसे ही इन्फेक्शन वहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा, जितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी उसकी क्लोनाइजेशन होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो लोकल डिफेंस सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा और रेजिस्टेंस शो करते हैं ताकि जो लोकल जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस पे कोई एक्ट ना कर पाए, ठीक है जी। सम स्पेशीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग म्यूकोलिटिक एंजाइम, ठीक है जी, टू हेल्प देम पेनिट्रेट द लेयर ऑफ म्यूकस कोटिंग इंटरनल बॉडी सर्फेस। अब कुछ स्पेशीज होती हैं एंजाइम बैक्टीरिया की, वो क्या करते हैं कि वो म्यूकोलिटिक एंजाइम जो होता है उसको प्रोड्यूस कर लेती हैं। फिर वो क्या
करेगा कि जो इंटरनल बॉडी सर्फेसिस में जो म्यूकस की लेयर्स हैं, जो कोटेड होती हैं, उनके अंदर इजीली पेनिट्रेट कर पाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है जी। और आवाज़ आ रही है स्टूडेंट? ठीक है जी। इसमें जहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होगी, नॉर्मली म्यूकस के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होती हैं या कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करती हैं कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आता है उसको वहाँ पे सिटिंग नहीं होने देती, ठीक है, जो उसको वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं लेने देती। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि म्यूकोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो इसको फिर हेल्प आउट करते हैं कि वो जो म्यूकस की लेयर्स होती हैं वहाँ पे ये जाके बैठ जाती हैं और इजीली उनको जो है वो वहाँ पे उनको प्लेसमेंट मिल जाती है। Some species have specific adhesion that enable binding with pesticide or human cells. अब कुछ बैक्टीरिया का या कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म का ये मैकेनिज्म होता है कि वो स्पेसिफिक किस्म की उसमें एडहेजन होती हैं जो कि रिसेप्टर साइट्स होते हैं जहाँ पे जाके वो एक्ट करती हैं, जहाँ पे सेल ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है नॉर्मली, वो वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं और वहाँ पे प्लेस हो जाते हैं और जिसकी वजह से सेल का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है जी, जैसे कि गोनोकोकल की यहाँ पे एग्जांपल दीजिए, गोनोकोकल फिलाई जो है उसकी अटैचमेंट जो होती है टू द यूरेथ्रल एपिथेलियम, और वहाँ पे जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम के जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं वहाँ पे जाके भी अटैच हो जाते हैं। बैक्टीरिया सच एज ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस, pneumonia and Neisseria meningitis produce IgA protease which can inactivate locally active IgA ये प्रोड्यूस बाय सम म्यूकोजल सर्फेस। ठीक है जी। अब प्रोटीन से जो एंजाइम होता है वो लाइसिस कराता है। अब ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया जो हैं ये आईजीए जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और उससे क्या होगा कि आईजीए जो है हीमोग्लोबुलिन जो है वो उसका जो है इनएक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। Next है once established on a body surface an organism is said to have colonized that site. एक बार जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट जो है उसने अपनी जगह बना ली किसी एरिया में, किसी बॉडी पार्ट में, जब वो अटैच हुआ और वहाँ पे प्रॉपरली इन्वेड हो गया, तो इस स्टेट को हम कहते हैं कि ये क्लोनाइज्ड स्टेट है। ठीक है जी, इसको हम क्लोनाइज्ड साइट कह सकते हैं कि इस स्पेसिफिक एरिया में बैक्टीरिया जो है वो उसने अपनी प्लेसमेंट बना ली और वहाँ पे उसको जो है ना प्रॉपर फिर वहाँ पे रहते हुए उसने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्लोनाइज्ड साइट है। देन है जी पेंट्रेशन। अब एक सबसे फर्स्ट स्टेप था इनकाउंटर, देन था क्लोनाइजेशन, और अब मैं नेक्स्ट वन स्टेप है पेंट्रेशन। A microorganism must breach surface barriers in order to invade living human tissue। ठीक है जी। अब हमारे बॉडी में भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि नॉर्मली हमें जो है ना इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं और इन्फेक्शन को इन्वेड नहीं होने देते हैं। जैसे कि स्किन बैरियर्स होते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे और भी बैरियर्स हैं हमारे बॉडी में जो कि उनको जो है इन्वेड करने से बचाते हैं। ठीक है जी। In the case of skin, where bacteria probably don't penetrate intact surface। ठीक है जी, जो इंटैक्ट सरफेस होगी नॉर्मली हमारी जो स्किन अगर इंटैक्ट है तो बैक्टीरिया उसमें इन्वेड नहीं कर सकते, बैक्टीरिया उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकते। इन्फेक्शन first requires due to trauma, surgical wound, chronic skin disease और insect bite। अगर स्किन में कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा बन गया है या कोई सर्जिकल वुंड्स हैं, तो मोस्टली जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो उसके थ्रू ही स्किन में पेनिट्रेशन उसकी होती है, स्किन में पेनिट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इंटैक्ट स्किन में वो नहीं होंगे पेनिट्रेट। The respiratory tract is continuously exposed to airborne organism। ठीक है जी, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो भी एयरबोर्न ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी कंटिन्यूसली एक्सपोज हो रहता है क्योंकि हम डेली बेसिस पे इनहेलेशन कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग हमारा सिस्टम जो है एक्टिवेट रहता है, हम इनहेल कर रहे होते हैं बहुत सारे। तो अगर तो
पोल्यूटेड एयर होगी, उसमें अगर एयरबॉर्न और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो इजीली थ्रू ब्रीदिंग हमारे लंग्स में इजीली जा सकते हैं और वहाँ पे फिर जाके म्यूकस मेम्ब्रेन में जो है वो इन्वेट कर सकते हैं और फिर क्लोनाइज हो सकते हैं और फिर वहाँ से इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया वगैरह हो गया या और डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं। However, the upper respiratory tract infection has an inertial filtration system and protects the lungs from exposure to inhaled particles। ठीक है जी। लेकिन हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक फंक्शन है उसमें हमारे कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव सिस्टम होते हैं, वो फिल्ट्रेशन के तौर पे एक्ट करता है और हमारे लंग्स को जो है जितने भी इनहेल्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके एक्सपोजर से लंग्स को जो है प्रिवेंट करता है। ये अपनी एनाटमी में अच्छे तरीके से डिस्कस किया होगा कि लंग्स की एनाटमी और रेस्पिरेशन सिस्टम की एनाटमी, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स में और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कि फिल्ट्रेशन करते हैं प्रॉपर। नॉस्ट्रल में जैसे ही एयर पास होती है तो पहले फिल्टर होती है, ठीक है जी, फिर बाद में लंग्स तक जाती है और इसीलिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो एक्टिव रहता है। इसके अलावा द कफ रिफ्लेक्स एंड म्यूकोसिलरी एस्पिरेटर प्रोवाइड बैकअप। इसके अलावा हमें कफ रिफ्लेक्स और जो म्यूकोसिलरी सिलरी एस्पिरेटर होते हैं वो भी हमें बैकअप के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे लंग्स में कोई जाता है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट जाता है या कोई एयरवे ब्लॉकेज होना शुरू होता है तो कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। कफिंग से क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल हमारे बॉडी में गया भी होता है तो वो जो है ना रिपेल हो जाता है। Swelling any particle inhaled into the airways, ठीक है जी। ये जो है किसी भी किस्म के पार्टिकल जो कि हमको एयर अगर inhaled कर लेते हैं तो बाय कपिंग जो है वो एक्सपेल हो जाते हैं। इनफेक्टिव पार्टिकल में रीच द एल्वोलाई एंड एस्टैब्लिश इन्फेक्शन। जो इन्फेक्टिव पार्टिकल होंगे और लार्ज अमाउंट में होंगे वो एल्वोलाई तक कर लेते हैं, या जो कपिंग के थ्रू जो एक्सपेल नहीं होते फिर वो एल्वोलाई जाएंगे, एल्वुलर स्पेसिस में जाते हैं और वहाँ पे फिर वो जो है इन्फेक्शन करेंगे। हम्म, ठीक है। आप इस पे फोकस करें, अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो आप लोग पूछ लिया करें। बेसिक क्योंकि एनाटमी और इसमें हमारी जो फिजियोलॉजी है वो भी इसमें डिस्कस हो रही है साथ में। मेन फंक्शंस आप लोगों को पता हैं और आप साथ साथ रिवाइज करें, ठीक है जी। मैं अगर नहीं समझ आता तो मैं बता दूंगी। तो क्योंकि आपके एग्जाम्स भी अभी फर्स्ट ईयर के होंगे तो उसमें भी फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी, इन द जीआईटी सम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म डैमेज द म्यूकोजल सरफेस बाय रिलीजिंग साइटोटॉक्सिन दोज कॉजिंग डिसेंट्री। ठीक है जी। अब मोस्टली क्या होता है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ा तो उसमें एयरबोर्न इन्फेक्शन जो है वो पास होते हैं लंग्स में और फिर एल्वोलाई में जाते हैं और सब इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लेकिन जीएटी में इसका कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म है। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, जो म्यूकोजल सरफेसेस होती हैं जो जीआईटी की उसको डैमेज करते हैं डायरेक्टली और रिलीज करते हैं वहाँ पे साइटोटॉक्सिन, ठीक है जी, जो कि डिजेंट्री कॉज कराते हैं। डिजेंट्री मीन होता है ब्लड इन द स्टूल, ठीक है जी। और नॉर्मली स्टूल पासिंग होगी तो उसको हम कहते हैं वो डायरिया है, लेकिन अगर ब्लड होगा स्टूल के साथ तो उसको हम कहेंगे कि ये डिजेंट्री है। और ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं कि एपिथेलियम जो सरफेसेस हैं, जो म्यूकोजल सरफेसेस हैं वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिससे जैसे ही फूड इन एरिया से पास होती है तो उसकी जो है ना वो इरिटेशन होती है उस एरिया की और उससे फिर क्या होगा कि फिर ब्लड वहाँ से जो है वो रिलीज होगा डैमेज सेल से, तो फिर स्टूल के साथ ब्लड आता है उसको हम कहते हैं डाइजेंशन। देन है जी स्प्रेड। अब स्प्रेड किस तरह से होना है, सबसे पहले इनकाउंटर किया इन्फेक्शन ने, फिर क्लोनाइजेशन उसकी हुई, मल्टीप्लिकेशन हुई, फिर उसकी पेंट्रेशन उसने अपनी डेप्थ बना ली, ठीक है, वो डीपर जो है डीपर टिश्यूज में इन्वॉल्व हो गया और वो अपनी उसकी पेंट्रेशन प्रॉपरली मेड हो गया वहाँ पे। फिर है जी स्प्रेड। अब वहाँ से ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेड भी करेगा, ठीक है जी। An invading microorganism may spread by one or more routes। अब जो स्प्रेड है वो एक या एक से ज़्यादा जो है
रूट्स हैं उसके थ्रू स्प्रेड कर सकता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सटेंशन टू सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि साथ वाले जो टिश्यू हैं उसमें जो डायरेक्ट जो है वो वहाँ पे भी ट्रांसफर हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है अलोंग टिश्यू प्लेन और वाया द वेन्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। और इसके अलावा टिश्यू प्लेन जो हैं वहाँ पे भी वो हो सकता है। इसके अलावा सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम है उसके थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। मोस्टली बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हो या बैक्टीरिया हो तो क्या करते हैं, सेप्टिसीमिया कॉज कराते हैं। अगर वो सर्कुलेशन में चला जाता है तो होल ब्लड में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। और लोकल इन्फेक्शन होगा तो उसको ट्रीट करना ईजी है, लेकिन अगर स्प्रेड उसका ओवरऑल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हो गया है तो उसको ट्रीट करना फिर उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है जी। ऑर्गेनिज्म में प्ले एन एक्टिव पार्ट इन स्प्रेड बाय डिस्ट्रॉइंग सेल्स और इवन बाय सेल्फ प्रोपल्जन। ठीक है जी, सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और बाय सेल्फ प्रोपल्जन जो है उसके थ्रू भी जो है वो एक्टिव पार्ट प्ले कर सकते हैं और इसमें जो है वो स्प्रेड जो है कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डैमेज। अब स्प्रेड भी हो गया, नेक्स्ट उसका मेन जो फंक्शन है वो मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन का वो है जी डैमेज। अब उसने डैमेज किस तरह से करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेजेस डैमेज टिश्यू बाय वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म। ये फोर मेन फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू जो है वो डैमेज कॉज कर सकता है। सबसे पहला है जी बल्क इफेक्ट के, फिर है टॉक्सिक मीडिएटेड, थर्ड है ऑल्टर्ड फंक्शन ऑफ द होस्ट सिस्टम और लास्ट वन है होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बल्क इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये डैमेज है, डैमेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब डैमेज प्रोडक्शन के भी उसके फोर स्टेप्स हैं क्योंकि उसमें किस तरह से वो डैमेज कर सकता है। बल्क इफेक्ट है द शेयर बल्क ऑफ ऑर्गेनिज्म में obstruct a hollow organ। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल सम हेलमेंट इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक होलो ऑर्गन जो होते हैं उसको इफेक्ट करते हैं। माइक्रोब जो हैं वो एक होलो ऑर्गन के इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हेलमेंथ पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं वो इंटेस्टाइन के, वो उस एरिया में ज़्यादा उनको स्पेस मिल जाती है ग्रो करने के लिए और वो ज़्यादा जो है ना उसमें वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं, उसमें ज़्यादातर होता है। इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू कैन कॉज प्रेशर ऑन एडजेसेंट होलो ऑर्गन और न्यूरोवैस्कुलर बंडल। अब इसके साथ क्या होगा, जिस होलो ऑर्गन का इन्फेक्शन हुआ होगा वो क्या करेगा, साथ वाले होलो ऑर्गन को भी इफेक्ट करना शुरू कर देगा, साथ वाले टिश्यूज को भी इफेक्ट करना शुरू कर देगा और उसकी ब्लड सप्लाई को, न्यूरोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसको भी इफेक्ट करना शुरू कर देगा। वहाँ से उसका भी प्रेशर, उससे प्रेशर कॉज करेगा, स्वेलिंग रहेगा उस एरिया की और जो है वो उससे भी जो है ना उसकी सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है उसको इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है टॉक्सन। बैक्टीरिया प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ टॉक्सन। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एंडोटॉक्सन होते हैं और एक्सोटॉक्सन जो होते हैं। एंडोटॉक्सन और एक्सोटॉक्सन जो है हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। स्टूडेंट आपको आवाज आ रही है? स्टूडेंट आवाज आ रही है आपको? कुछ स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही। वीडियो आ रही है सबको? शेयर बल्क जो होता है इसमें मतलब होता है कि बल्क होता है मैथ में कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होना। ठीक है जी, तो जब इन्फेक्शन की ज़्यादा क्वांटिटी होगी
जो मैथ की फॉर्म में होती है तो वो क्या करेगी कि वहाँ पे जो है अपना प्रेशर डालेगी, कोई चीज़ मैथ में हो जाएगी तो नॉर्मल तो इन्फेक्शन जो है नॉर्मल है उसकी स्वेलिंग कम होगी, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर मल्टीप्लाई हो गए हैं, क्लोनाइजेशन ज़्यादा हो गई है, तो उसमें फिर क्या होता है कि वहाँ पे वो बल्क फॉर्म में बन जाता है, मैस फॉर्म में। शेयर का मतलब है कि पावरफुल, यानी कि क्वांटिटी में ज़्यादा होना या क्वालिटी उसकी ज़्यादा होना, तो उसको हम कहते हैं कि ये मैस है। ओके, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। ये हमने पहले डिस्कस किए थे। एक्सोटॉक्सिन आर हीट लायबल प्रोटीन है, ठीक है जी, और हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एंड secreted by certain species of bacteria and diffuse readily to the surrounding medium, ठीक है जी। They are highly potent in minute amounts and constitute some of the most poisonous known, ठीक है जी। ये हीट लाइबल हैं, जो कि मैंने मेन डिफरेंस आपको पहले भी बताया था। हीट लाइबल प्रोटीन्स हैं, हीट और सर्टेन स्पीशीज जो होती हैं उससे प्रोड्यूस होंगे और माइन्यूट अमाउंट में भी अगर भी होंगी तो ये पॉइजनस इफेक्ट अपना शो करती हैं। For example, 1 mg of tetanus or botulinum toxin is sufficient to kill more than 1 million Janua bees, and it has been estimated that 3 kg of botulinum toxin can kill all the inhabitants of the world। ठीक है जी, अगर आप ये देखें, ये एक एग्जांपल यहाँ पे शो की गई है कि जो एक्सोटॉक्सिन जो हैं, एक्सोटॉक्सिन जो प्रोडक्शन हैं, जो कि टॉक्सिन हैं, वो माइन्यूट अमाउंट में इतने पावरफुल हैं कि आप इस एग्जांपल से उसका एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर 1 mg टेटनस इंजेक्शन हो या बोटुलिन टॉक्सिन हो, तो वो 1 मिलियन जो जेनुआ बीज होंगे उनको किल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह अगर टोटली हमारे पास 3 केजी हो बोटुलिन टॉक्सिन, तो वो तमाम जो वर्ल्ड वाइड जो उसकी इनहेबिटेंट्स होंगी, जो उसकी स्पीशीज होंगी, उसको किल कर सकता है। एंडोटॉक्सिन, these are heat stable LPS which form an integral part of the cell wall of gram negative bacteria। ठीक है जी। लिपोपॉलीसेकेराइड जो हैं उसमें हीट स्टेबल हैं और लिपोपॉलीसेकेराइड इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं। These are not secreted outside the bacterial cells and are released only by the disintegration of the cell wall। ये बाहर से नहीं मिलते, ये आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल जो है उसके थ्रू नहीं होंगी और सिर्फ जो उसकी सेल वॉल होगी उसकी डिसइंटीग्रेशन से रिलीज होंगे। देर आर एक्टिव ओनली इन रिलेटिवली लार्ज डोज। इसके लिए हमें लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है। अगर हमें कोई इफेक्ट शो कराना है तो हमें इसके लिए लार्ज डोज जो है वो रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल टेटनस पैजनिज्म, जो कि टेटनस के लिए हम यूज करते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन जो कि बोटुलिज्म कराता है। कॉलरा टॉक्सिन जो कि कॉलरा के लिए, और डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है जो कि डिप्थीरिया के लिए है। नेक्स्ट है जी ऑल्टर्ड फंक्शन ऑफ ऑर्गन टिश्यूज और सेल्स। अब इसमें क्या होना है कि फंक्शन जो है वो उसका ऑल्टर्ड होगा। टिश्यूज और जो सेल्स जो हैं, कुछ भी कोई भी दो पार्ट इसमें इन्वॉल्व होगा, सेल्स इन्वॉल्व हैं, टिश्यू इन्वॉल्व हैं या ऑर्गन इन्वॉल्व है, उसका फंक्शन ऑल्टर्ड होगा। ये हम डैमेज पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने बल्क फॉर्म उसका पढ़ा था, बल्क डैमेज पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने टॉक्सिन्स जो है वो पढ़ लिए। अगर मैं आपको बैक स्लाइड शो करूँ तो आपकी रिवीजन साथ साथ हो जाएगी ये। ठीक है जी, ये हम 4 इसके डैमेज के इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बल्क इफेक्ट देखा, फिर हमने टॉक्सिन यानी कि टॉक्सिन प्रोड्यूस हुए, हमने एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन जो है उसके बारे में डिस्कस किया। हीट लायबल हैं और हीट स्टेबल हैं। और देन हम पढ़ने वाले हैं अल्टर्ड फंक्शन ऑफ द होस्ट सिस्टम। अब इसमें होस्ट सिस्टम का जो फंक्शन है वो किस तरह से डिस्टर्ब करना है, किस तरह से ऑल्टर करना है, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। ऑल्टर फंक्शन ऑफ ऑर्गन टिश्यूज और सेल्स, इसमें क्या होता है, माइक्रोबियल इन्वेजन कैन चेंज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन टिश्यूज और सेल्स। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज बाउल मोटिलिटी लीडिंग टू डायरिया, कपिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है जी, जैसे ही बैक्टीरिया
जो है उसमें टॉक्सिन प्रोडक्शन होगी, टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे, तो फिर उसमें नेक्स्ट क्या करना है कि उस ऑर्गन का, टिश्यू का और सेल का फंक्शन डिस्टर्ब कर देना है। फिर देन है जी द होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन आ गया है बॉडी में, तो अब उसमें होस्ट ने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। अटेंडेंस लेती हूँ, डोंट वरी, अभी लेते हैं 5 मिनट तक। ठीक है जी। द होस्ट रिस्पॉन्स यूजली बिगन्स विद एन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड इज फॉलोड बाय ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है जी। ज्यादातर क्या होगा, होस्ट मीन है हमारा बॉडी, जिस बॉडी में इंफेक्शन आ गया, जिसमें इंफेक्शन जो ने अपनी प्लेसमेंट बना ली, वहां पे कोलोनाइजेशन कर ली, तो फिर अब इंफेक्शन के रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी ने भी कुछ एक्शन शो करने हैं, तो उसको हम कहते हैं होस्ट। ठीक है जी। ज्यादातर जो एक्शन है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं। ठीक है जी। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो होते हैं, और उसमें क्या होता है कि ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज स्टार्ट हो जाते हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंग फिर इम्यूनिटी जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन और इम्यूनाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी। जैसे ही इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी जो है उसमें इन्वॉल्व होगी, तो क्या होगा, जिसमें कॉज डैमेज ड्यू टू स्वेलिंग, वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ टिश्यू होगा, साथ में फॉर्मेशन ऑफ पस होगी, स्कैरिंग और नेक्रोसिस। ये मेन सिम्टम हैं। तो हम जो है इंशाल्लाह, जो हम इन्फ्लेमेशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में अगर कोई इशू है तो मुझे बता दें, मैं आप लोग का वो रिवीजन करा दूंगी, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी में भी इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है। अगर सबको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर हम उसको स्किप करेंगे, और हम फर्दर जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलें, हम स्टेजेस से जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को कंफर्म करानी है, आप लोगों को उसकी नॉलेज में होना जरूरी है। अभी अटेंडेंस देते हैं। कोई क्वेरी है किसी को तो पूछ लें, किसको कुछ समझ ना आया हो।
Okay, students, we'll meet you next lecture. Bye. ओके, नो इशू, आई विल टीच यू अबाउट इन्फ्लेमेशन। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन नहीं पढ़ा होगा, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इन्फ्लेमेशन पढ़ा दूँगी पैथोफिजियोलॉजी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंशाल्लाह हम फर्दर करते रहेंगे। साथ साथ में अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।